किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं बीजीय मसाला फसलों में कीट नियंत्रण किस तरह किया जा सकता है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर NK मीणा। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक कीट विज्ञान, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी, अजमेर से हमारे साथ। आज अपन चर्चा करेंगे कि बीजीय मसाला फसलों में कीट नियंत्रण कैसे करें। जैसा कि अपन जानते हैं कि बीजीय मसाला फसलें जिसमें जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी आदि आती है और इन फसलों की जो बुआई है वो इसी समय होती है, विंटर के समय में होती है। और ये समय सही समय है कि अभी इसके बीज की बुआई चल रही है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे पीछे से जो किसान हैं हमारे, ये सारी बुआई में लगे हुए हैं। और प्रत्येक फसल, चाहे वो जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे मेथी हो, चाहे अजवाइन हो, चाहे कलौंजी हो, इस पर इसकी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है, जिसमें किस तरह से बीज ज़मीन की तैयारी करेंगे, किस तरह से इसमें कितना खाद लगेगा, कितना बीज लगेगा, ये फसल पर निर्भर करता है। तो यहाँ अपन बात करेंगे कि क्या करें कि हमारे फसल पर या तो कीट लगे नहीं, और अगर लगे तो अपन उसको सही समय पर उसका नियंत्रण कर पाएँ, ताकि हम अच्छा से अच्छा उत्पादन, क्वालिटी प्रोडक्शन ले पाएँ। तो इसके लिए जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मसाला फसलों की बात करें तो इसमें जैसे धनिया और जीरा प्रमुख है। इनमें रस चूसने वाले कीट बहुत ज़्यादा नुकसान इस फसलों को पहुंचाते हैं। रस चूसने वाले कीटों में एफिड, जिसको किसान भाई माहो के नाम से भी जानते हैं, चेपा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कीट होता है थ्रिप्स, जिसको पर्णजीवी कहते हैं। एक सफ़ेद मक्खी होती है और एक फुदका होता है। ये ऐसे कीट हैं जो रस चूस करके पौधों को नुकसान करते हैं। और जैसे फसल का जो जर्मिनेशन आता है, जैसे अंकुरण फसल का होता है, उसके 10 से 15 दिन बाद में इनका आक्रमण, इसका संक्रमण शुरू हो जाता है। तो मेरे किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर बुआई करें और उसी समय से अपन लोग कीट नियंत्रण पर पूरा ध्यान करें, तो अपन लोग चाहें कि हमारी फसल पर कीड़ों का प्रकोप ही ना हो। इसके लिए हम लोग सलाह देते हैं कि आप लोग बीज उपचार करें। इसके लिए बीज उपचार के लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि चाहे फसल आपकी धनिया हो, चाहे जीरा हो, चाहे सौंफ हो, चाहे कलौंजी हो, इन सभी में एक दवाई आती है जो घौंचों के नाम से आती है, और इमिडाक्लोप्रिड 600 FS घौंचों के नाम से बाज़ार में मिलती है, मार्केट में मिलती है। अगर हम इस दवा का 4 से 5 ग्राम या 4 से 5 ml लिक्विड में भी आती है, इसका 25 ml पानी पर घोल बना करके उसको गीला करके और मतलब इसको डाइल्यूट करके और 1 किलो बीज में मिला करके अगर हम इसका मतलब बीज का उपचार करेंगे, तो हमारे जो रस चूसने वाले कीट है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी आपसे, चाहे वो फिर आपका माहो हो, चेपा हो, चाहे फिर वो सफ़ेद मक्खी हो, चाहे जैसिड्स हो, फुदका हो या पर्णजीवी हो, इनका लगभग 1 महीने से 1.5 महीने तक किसी तरह का प्रकोप नहीं होता। चूँकि अगर ये रस चूसने वाले कीट अगर शुरुआती दौर पर फसल पर आते हैं, तो फसल की पत्तियों को से रस चूसने से फसल की ये जो हमारे जो नए निकलने वाले जो पौधे होते हैं, अंकुरण के जस्ट पहले वाले जो पौधे होते हैं, वो उनमें सिकुड़न शुरू हो जाती है, कोकड़े हो जाते हैं, और उससे उसकी जो बढ़वार है वो अच्छी से नहीं हो पाती है। इसके बाद हमारे किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई तरह के ऐसे जीव हैं जो ज़मीन में भी हमारे पौधों को नुकसान करते हैं और फसल को नुकसान करते हैं। तो अगर कोई किसान के पास विधा है, या अगर कहीं से हमारे जैसे कृषि विज्ञान केंद्र पास में है, या राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र हमारे संस्थान से ट्राइकोडर्मा भी ले करके और इसको बीज उपचार कर सकते हैं, तो इससे जड़ से लगने वाले जो फंगस बीमारी है वो भी नहीं लग पाएगी। इसके बाद हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लगभग 1-1.5 महीने बाद, और या जब भी हमारे किसान भाइयों को कोई किसी कीट का प्रकोप दिखाई दे, तो फिर हम लोग चाहेंगे कि उस पर इंटीग्रेटेड या उस कहेंगे कि समन्वित कीट प्रबंधन का इस्तेमाल करें, ताकि हम लोग कम से कम दवाइयों का प्रयोग करके भी हमारी फसल को बचा सकते हैं। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ये सफ़ेद मक्खी और जो लीफ माइनर, खासकर ये मेथी में आता है, उन दोनों कीट के लिए हम लोग नीम का तेल 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम लोग इसका छिड़काव करें जैसे ही प्रकोप दिखाई दे। और अगर आवश्यकता पड़े तो इस घोल को या इस छिड़काव को आप 10 से 15 दिन के बाद में दोबारा दोहराएं। अगर जैसे जैसे फसल की बढ़वार होती है, कीट का प्रकोप वैसे लगेगा नहीं, अगर फिर भी कोई आता है तो किसान भाइयों से हम निवेदन करते हैं या अनुग्रह करेंगे इनसे कि आप लोग हम किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लें, या फिर आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के वहाँ जो
सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो होते हैं हमारे, उनसे मिल करके, उनसे जानकारी लेकर के किसी भी तरह की दवाई का छिड़काव करें, ताकि हम लोग सही समय पर सही नियंत्रण कर पाएँ, जिससे हमारी फसलों का सही उत्पादन और क्वालिटी गुणवत्ता उत्पादन हमको मिल पाएगा। इसके बाद में जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है और पूरी ग्रोथ आ जाती है, ऐसे समय पर फिर हमारे एफिड का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, और जो कि मुख्य कीट है हमारी फसल का, चाहे फिर वो हमारा धनिया हो चाहे जीरा हो, ऐसे समय पर हमको शेड्यूल्ड स्प्रे जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब एक निश्चित अंतराल पर हमें स्प्रे करना चाहिए। उसके लिए हम आपको सलाह देंगे कि पहला स्प्रे जो मैंने पहले बताया कि नीम के तेल का स्प्रे हमने किया, उससे सभी तरह के रस चूसक कीटों का नियंत्रण हो जाता है। उसके अलावा एक और दवाई यहाँ पर आती है जिसको हम लोग कहते हैं इमिडाक्लोप्रिड, जो बाज़ार में कॉन्फिडोर के नाम से भी मिलती है, या इस तरह से और भी एसीफेट भी हो सकता है, या एसिटामिप्रिड हो सकता है। इन दवाओं का रिकमेंडेड डोज जिसको कहते हैं हम लोग, जो अनुशंसा की गई है मात्रा, दवाई की मात्रा, उतना प्रयोग करके और छिड़काव करें, जिसमें कॉन्फिडोर 0.3 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाएं, या अगर एसिटामिप्रिड लेते हैं तो भी 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाएं, या अगर एसीफेट की दवा लेते हैं तो 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके और छिड़काव करें, ताकि हम लोग हमारी फसल पर इन कीटों का, जो रस चूसने वाले कीट है, उसका नियंत्रण कर सकते हैं। कभी कभी हमारे फसल पर, जो कि मैं हमेशा किसानों से बात में बताता रहता हूँ कि कैटरपिलर्स, लार्वा, जिसको हेलियोथिस या स्पोडोप्टेरा की भी प्रकोप होने के चांसेस रहते हैं। किसानों को जागरूक रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा कि हमारी फसल में किसी तरह के जो लार्वा है या कैटरपिलर है उसका प्रकोप तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो भी हम लोगों को जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बायो पेस्टिसाइड्स है, जिसको अभी हम लोग बाज़ार से ख़रीद करके और उसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसका नियंत्रण कर सकें। या फिर और भी कोई दवाइयाँ हैं, जैसे क्लोरपाइरिफॉस है या क्विनालफॉस है, उसका 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करके हमारे किसान भाई इन जीवों से, इन कीटों से नियंत्रण कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, बीजीय मसाला फसलों में कीट नियंत्रण की जानकारी के बाद अब जानकारी लेते हैं बीजीय मसाला फसलों की उन्नत किस्मों का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर R.K. मीणा। आप है प्रधान वैज्ञानिक पादप प्रजनन, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी, अजमेर से हमारे साथ। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर R.S. मीणा, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में हूँ, और मैं आपसे चर्चा करूँगा बीजीय मसालों की उन्नत किस्में। जैसा हम जानते हैं कि किसान के पास में ज़मीन होती है, पानी होता है, और उसके बाद में तीसरा जो मुख्य खेती में काम आने अवयव है वो बीज है, और बीज भी उन्नत होना चाहिए। उन्नत बीज के 3-4 फायदे, एक तो उपज ज़्यादा देता है और वो उसमें गुणवत्ता ज़्यादा होती है, जो मार्केट में बेचते हैं उसका भाव भी ज़्यादा मिलता है, और तीसरा उसमें बीमारी और रेट कम लगते हैं। तो इन 3 को मद्देनजर रखकर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र हमेशा बीजीय मसालों पर काम करता है। मुख्य हम 10 फसलों पर काम करते हैं, जिसमें से जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ मुख्य आती है, जिसमें अजवाइन, नाइजेला, सेलरी, कहरावे और एनाइस, ये माइनर मुख्य गौण बीजीय मसाले की फसलें हैं। और ये बीजीय मसालों में हमने 24 वैरायटी अब तक विकसित की गई है। जैसे पहले हम बात करें धनिए की, धनिए में हमने NRC से 4 वैरायटी डेवलप कर रखी है, जिसमें अजमेर धनिया 1, अजमेर धनिया 2, अजमेर धनिया 3 और अजमेर हरा धनिया 1। यदि अजमेर हरा धनिया 1 की बात करूं तो ये ऑफ सीजन नर्सरी जो मार्च में लगाते हैं, ऑफ सीजन के लिए कल्टीवेशन, क्योंकि धनिया का जो भाव मिलता है वो गर्मियों में मिलता है। गर्मियों में हमको भाव 150 से 300 रुपये किलो तक मिल जाता है, तो इसको सेड नेट के अंदर लगाते हैं। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसमें सुगंध बहुत ज़्यादा है और इसका उत्पादन भी अच्छा है, पर गर्मियों में हमको इसको अप्रूट करना, जड़ से निकालना पड़ता है और मार्केट में ले जाना पड़ता है। अजमेर धनिया 2 और 1 की बात करें तो ये स्टेम गोल के रेजिस्टेंट है, जो तना फूल जाता है और बीज फूल जाता है, ऐसी बीमारी इसमें लगती नहीं है। और ये हमारी राष्ट्रीय बीजीय मसाला की जो वैरायटियाँ हैं, जो धनिया की दोनों वैरायटी है, ये हार्डवुड क्षेत्र में अच्छा उपज दे रही है, और इनका उपज 17 से 14 से लेकर 17-18 क्विंटल तक जाता है, तो बहुत अच्छी वैरायटीज़ है। फिर अपना बात आती है सौंफ की। सौंफ की बात करें तो सौंफ को हम 2 तरह से लगाते हैं, एक तो बीज के द्वारा और दूसरा ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा। जैसे इस बार हमारी जलवायु परिवर्तन के कारण और बरसात ज़्यादा हो रही है, तो अभी खेतों में पानी भरा हुआ है और जुताई नहीं हो रही, तो इसके लिए हमें ट्रांसप्लांटिंग कर लेनी चाहिए, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, और किसान भाइयों को भी ये एडवाइस दे रहे हैं, और किसान भाई भी यहाँ देख के जाते हैं तो काफ़ी अच्छी ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग से हमारा समय बच जाता है, और समय बचने के साथ साथ हमारा जो
जैसे जुताई डिले हुई तो उसमें डिले भी नहीं होते, तो ये उसका समय का सदुपयोग हो जाता है और उसको बुआई की जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसमें हमारा समय बच जाता है। तो इसमें हम बात करें वैरायटी की, तो वैरायटी हमारे पास में 3 वैरायटी है, अजमेर सौंफ 1, अजमेर सौंफ 2, अजमेर सौंफ 3। 2 सबसे अच्छी वैरायटी है जिसमें लेमुलेर ब्लाइट से रेजिस्टेंसी है और इसकी उपज 21 से 25 कुंटल तक आती है और ये चबाने के लिए भी उपयुक्त होती है। इसमें फाइबर होता है, इसमें एक एनीथोल नाम का कंपाउंड होता है जो खाने में जितना एनीथोल ज़्यादा होगा उतना ही वो स्वाद रहेगी, उसमें फाइबर कम होगा तो खाने के लिए जो होटल्स में अब जैसे हम जाते हैं कि खाने के बाद में जो सौंफ खाते हैं, ऐसी वैरायटियाँ बहुत उपयुक्त है। और अजमेर वैरायटी जो 2 के नाम पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत अच्छी वैरायटी है और ये सभी ग्रोइंग क्षेत्र में उगाई जा रही है और किसान इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले रहे हैं। उसके बाद में फेनुग्रीक पे आते हैं, तो फेनुग्रीक हम 2 तरह से, एक तो पत्ती के लिए खाते हैं और दूसरा दाने के लिए खाते हैं। तो दाने के लिए हमने 3 वैरायटी यहाँ से निकाल रखी है, अजमेर सौंफ 3, अजमेर सौंफ 4, अजमेर सौंफ 5, और ये अच्छी वैरायटी उपज देती है और 25 से 30 कुंटल तक यहाँ की उपज आ जाती है। और इसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस के लिए हमने अभी वैरायटी निकाली थी, 5 में थोड़ा कम लगता है, मध्यम सहनशील है और डाउनी मिल्ड्यू में लगता है। तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, तो हमने यहाँ 3 वैरायटी उसकी मेथी की निकाल रखी है, आप इसके ले जा सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं जीरे पे। जीरे की भी हमें GC4 वैरायटी का हम उत्पादन करते हैं और बहुत अच्छी वैरायटी है। क्यूमिन की अभी सोइंग टाइम भी चल रहा है, आप GC4 ही लें क्योंकि ये एक तो छोटा बोना पौधा होता है, इसमें ब्रांचेज आ जाती है और इसकी उपज 7 से 8 कुंटल तक की जाती है। किसानों के यहाँ खेतों पर 12 से 12 कुंटल तक भी यहाँ की गई है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, पानी कैसी है, और इसको आप आराम से उगा सकते हैं। उसके बाद में अपन बुक करते हैं गोणीय बीजे मसालों की तरफ। तो डिल जो आप ग्रेप वाटर बनता है बच्चों के लिए, यहाँ पे एक अजमेर डिल 2 के नाम से वैरायटी है जो अच्छी वैरायटी है, उसका उत्पादन 7 से 8 कुंटल तक हो जाता है। उसमें डिलाफोन नाम का एक कंपाउंड होता है वो भी पाया जाता है और अच्छी वैरायटी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं नाइजिला। नाइजिला की यहाँ वैरायटी है अजमेर नाइजिला 1 और अजमेर नाइजिला 20, वो ये भी बहुत अच्छी वैराइटीज़ है। जो कलौंजी की बात करें तो बीजे मसालों में कलौंजी को एक अचार के रूप में भी काम में लेते हैं और बीजे मसालों की जो फसलें होती है इसका भाव भी अच्छा रहता है और इस कलौंजी की कई मेडिसिनल वैल्यू है। इसको देखते हुए अभी जो यूरोपियन कंट्रीज़ और गल्फ कंट्रीज़ में इसका उत्पादन और इसकी मांग ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे इंडिया में इसको उत्पादन करके उन देशों को सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, इसको आप अचार से लेके, दवाइयों से लेके, फार्मास्यूटिकल से लेके सब में उपयोग होता है। और इसके साथ साथ में आप इसकी अजमेर नाइजिला 2 और 1, 20 और 1 2 वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। इनमें उत्पादन भी 8 से 10 कुंटल तक उपज आती है। उसके बाद में अजवाइन की बात करें, अजवाइन ये ऐसी फसल है जिसको आप पेट में दर्द हो जाता है तो पेट के बाद में भी आप खाते हो। तो जैसे बच्चे, आपको जानवर हो, चाहे आप ह्यूमन बीइंग की बात करें, ये हमको सभी को लैक्टेशन के टाइम इसका काम लेते हैं, जो हमारे को मेडिसिनल वैल्यू भी देती है और साथ साथ में दूध को बढ़ाता है और जानवर के जो पेट भी साफ करता है आफ्टर डिलीवरी। तो ये बहुत अच्छी फसल है और इसमें हमने 2 वैरायटी निकाल दी, किसी का अजमेर 73 और अजमेर 93 और अजमेर अजवाइन 1। इसमें 73 जो 93 है वो 40 दिन अर्ली भी है, इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करें सेलरी की भी वैरायटी है। सेलरी वैसे देखा जाए तो राजस्थान में हमने यहाँ पे रिसर्च करते हैं, पर इसका मुख्य एरिया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इस टेम्परेट क्रॉप पे है, वहाँ पे इसकी उपज ले सकते हैं। साथ साथ में इसका जो एक लीफ स्टॉक बनता है उसको सलाद के रूप में काम होते हैं, उसका सीड एज मेडिसिनल यूज लेते हैं। अजमेर राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र ने अजमेर सेलरी 2 के नाम से रिलीज़ कर चुके हैं और नोटिफाइड वैरायटी, इसको वैरायटी को आप ले सकते हैं, परंतु इसका मार्केट हमारे यहाँ नहीं है। इसका मार्केट के लिए अपन को पंजाब, लुधियाना या होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में जाना होगा। साथ साथ में ये बीजे मसालों की फसलें हैं, ऐसी फसलें हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए खूबियाँ हैं। इनमें जलवायु पर जितना तापक्रम आपका बढ़ रहा है, एरिएटिक रेनफॉल हो रही है, इनके ये सूटेबल है और कम उत्पादन में ज़्यादा उपज देती है। तो ऐसी वैरायटियों को आप उगाएंगे तो, और ऐसी वैरायटी ये भी है कि लो वैल्यू हाई वैल्यू क्रॉप से आप छोटा सा उत्पादन करेंगे, परंतु जब बाजार में जाके बेचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। इसको कैश क्रॉप भी कहते हैं। और बीजे मसालों की फसलें यदि आपने उगाते हो तो साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से उगाएं और हमारी उन्नत किस्मों का उपयोग ज़रूर करें, ताकि आपको बाजार भाव और आपकी आमदनी, आपका परिवार और राज्य और राष्ट्र सभी कुशल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
किसान भाइयों, कृषि दर्शन में जानकारी का सिलसिला इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रश्न हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब चलने का समय हो रहा है, तो आपसे आज्ञा लेंगे। जय हल जय हलधर। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण।